हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बिहार में अब तक हुए प्रतियोगिता परीक्षाओं में विश्व के भूगोल से संबंधित पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले 50 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो उसे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सवाल है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है, ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती हैं। ये शैलें क्रिस्टलीय हैं। ये शैलें अस्त्रों में निक्षेपित हैं। डी ऑप्शन में दिया है, ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती। सही आंसर होगा यहाँ पे कौन सा कथन सत्य के बारे में बोला है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है ये कि ये शैलें अस्त्रों में निक्षेपित होते हैं। ठीक है, ये शैलें जो होते हैं अस्तर व लेवल निक्षेपित होते हैं, अर्थात यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, अवसादी शैल जो होता है वो अस्तर में निक्षेपित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, डिटेल्स देख सकते हैं, दिया है अवसादी शैलों का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इनमें जीवाश्म और परतें पाई जाती हैं, किंतु ये शैलें रवेदार क्रिस्टल नहीं होते हैं। ये क्रिस्टल नहीं होते, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सवाल है यहाँ, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है। सवाल है कि कौन सा यहाँ पे जो कथन दिया है वो एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है। पहला दिया है, एस्कर क्रूड के बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। या फिर अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है। फोर्थ ऑप्शन दिया है कि जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे पहला कथन, दूसरा कथन और चौथा कथन सही है, तीसरा कथन सिर्फ यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक बार देख लीजिए क्या है। पहला में दिया था कि एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, ये कथन सही है। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, और एक फोर्थ ऑप्शन सही है, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे चाहे तो डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, माउंट एटना क्या है ये। माउंट एटना है एक पर्वत है, एक पर्वत शिखर है, एक ज्वालामुखी है या फिर एक पठार है। तो ध्यान रखिएगा, माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। डिटेल्स के बारे में बात करें तो माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप के पूरी तट पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 3,357 मीटर है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, माउंट एटना क्या है, तो एक तो पहले याद रखना ज्वालामुखी है। कैसी ज्वालामुखी है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, यानी एक्टिव है ये। नेक्स्ट है, मौना लोवा उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का, प्रसूत ज्वालामुखी का, शांत ज्वालामुखी का, ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। तो ध्यान रखिएगा, जो ज्वालामुखी होता है ना, जनरली तीन तरह के देखे जाते हैं, एक सक्रिय, एक प्रसूत और एक शांत। सक्रिय मतलब होता है जहाँ पे अक्सर ज्वालामुखी आते रहते हैं। प्रसूत मतलब होता है कि अभी शांत है, वो कभी भी वो ज्वालामुखी आ सकता है वहाँ पे। और शांत होता है जो कई वर्षों से वहाँ अभी तक वो ज्वालामुखी आया नहीं है उस क्षेत्र में। ठीक है, उसे कहते हैं शांत ज्वालामुखी। प्रस्तुत मतलब होता है कि अभी सुप्त अवस्था में तो है लेकिन कभी भी वो आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पे मोना लोवा जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, डिटेल्स देख सकते हैं मोना लोवा कहाँ पे है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि मोना लोवा है कहाँ। तो ध्यान रखिएगा, ये हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, कहाँ पे है ये मोना लोवा, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिमाणित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है,
वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उसे परिणामित यानी जो परिणाम हुए थे सुनामी के कारण, भूकंप के कारण, तो उसे संबंधित बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। मतलब क्या क्या घटनाएं घटी ये आपको बताना है, जो गलत नहीं है उसको आपको आंसर के रूप में टिक करनी है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ यहाँ पे कि पहला ऑप्शन में कि सुंडा खाई में भारतीय प्लेटें के बर्मी प्लेट से अधिगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इसके बाद दिया है बी ऑप्शन में कि परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8,500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया। सी ऑप्शन में है कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई, अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। डी ऑप्शन में है कि बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति लगभग उत्तर दक्षिणी होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिमी दिशा में थी। बताना यहाँ पे कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे सही आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत के घाट उतारा। ये गलत है, 50 लाख नहीं था, लगभग आप मान सकते हैं 2.5 लाख। ठीक है, कितना? 2.5 लाख। ठीक है, तो ये आप डेटा लगभग में याद रखें, 2.5 लाख लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई थी, मौत के घाट उतारा था, ना कि 50 लाख। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा दिया है, डिटेल्स में दिया है कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर स्थित इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी भाग पर समुद्र के अंदर आए रिएक्टर स्केल पर 9.1 परिमाण के भूकंप से उत्पन्न सुनामी लहरों से लगभग 2,40,000 लोगों की मृत्यु हो गई। वही लगभग 2.5 लाख मान सकते हैं। उपर्युक्त प्रश्न में सुनामी से संबंधित दिए गए तथ्यों का विवरण क्रमशः इस प्रकार है। पहला जो कथन दिया है वहाँ पे कि इस शक्तिशाली भूकंप से लगभग 1300 किलोमीटर लंबी भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक अधक्षेपण हुआ। यह अधक्षेपण की बर्मी प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट के खिसकने से हुआ था, अतः कथन ए यहाँ पे सही है। बी कथन कह रहा है कि हिंद महासागर में उठी इन सुनामी लहरों का प्रभाव इंडोनेशिया से लेकर पूर्वी अफ्रीका तट पर देखा गया। अधिकेंद्र से लगभग 8,000 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण अफ्रीका में दो व्यक्ति वहीं सोमालिया में 289 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे। इससे लगभग 14 देश प्रभावित हुए थे। कथन सी में दिया है कि इन सुनामी लहरों से लगभग 2 से 3 लाख लोगों के मारे जाने एवं खोने की संभावना व्यक्त की गई, न कि 50 लाख। अतः यह कथन पूर्ण रूप से गलत है, इसलिए यही उत्तर भी है। और विकल्प डी में देखा जाए तो यह भी सत्य है, क्योंकि वस्तुतः देखा जाए कि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में थी, जिससे सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिम दिशा में थी। परिणामतः बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 40 लाख 50 लाख जो दिया है वो गलत है। नेक्स्ट है आपका, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। सवाल है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। प्राचीन मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या फिर ब्लॉक पर्वत। सही आंसर होगा यहाँ पे आपका नवीन मोड़दार पर्वत। ठीक, पर्वत। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट पर्वत तो होगा नहीं, क्योंकि देखेंगे अवशिष्ट पर्वत क्या होता है, समय के साथ देखेंगे कि वो जो चोटियाँ हैं जो अपर्दन की वजह से कह सकते हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, उसकी जो हाइट है वो घटता चला जा रहा है, तो वो अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। तो वो तो होगा नहीं वैसे भी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नवीन मोड़दार पर्वत। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ जो हैं देखेंगे कि नवीन मोड़दार पर्वत में देखने को मिलता है। यहाँ पे डिटेल्स देखा जा सकता है। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, चोमोलुंगमा सहित प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियाँ हैं हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। और हिमालय क्या है, एक नवीन मोड़दार पर्वत है। ठीक है, या फिर मोड़दार कहें या फिर वलित पर्वत कहें। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन भी कह सकते हैं आप। अतः स्पष्ट है कि अधिकांश विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ इन्हीं वलित पर्वतों पर ही स्थित है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हिमालय क्या है, हिमालय एक वलित पर्वत है या फिर नवीन मोड़दार पर्वत है। तो अर्थात देखेंगे कि हिमालय में देखेंगे कि सर्वोच्च चोटियाँ स्थित हैं, जैसे सागरमाथा है, एवरेस्ट है। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? विक्टोरिया एवं चाड, मर्रे एवं डार्लिंग, स्वेज एवं पनामा, इरी एवं हिरॉन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मर्रे एवं डार्लिंग जो है आपका ये नदियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मर्रे एवं डार्लिंग क्या है? एक नदियां हैं। डिटेल्स देखा जा सकता है यहाँ पे। मरे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदियां हैं। इसकी घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है, जबकि इरी और हिरॉन संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की वृहद झीलें हैं, ठीक है। इरी और हिरॉन क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की कनाडा की एक वृहद झील है ना, झील है, ये ध्यान रखना है। हमने कई वीडियो में मैं इसको बता रखा है, ठीक है। इसी तरह विक्टोरिया एवं चाड अफ्रीका की प्रमुख झीलें हैं, जबकि स्वेज एवं पनामा क्या है? नहर है। लेकिन पूछा क्या था यहाँ पे? नदियों के बारे में, ठीक है। तो मरे और डार्लिंग क्या है? देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में ये क्या है? नदी है, जबकि विक्टोरिया चाड के बारे में हमने बताया कि क्या है ये, तो ध्यान रखना ये झीलें हैं, ठीक है। जबकि स्वेज और पनामा क्या है? एक नहर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? हैदराबाद जो शहर है वो निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि देखेंगे हैदराबाद देखेंगे कि भारत में स्थित है, ठीक है। अच्छा तो दिया है ना वैसे तो, हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है, तो भारत में तो होना चाहिए ना, भारत तो है ऑप्शन में। अच्छा यहाँ पे देखेंगे कि हैदराबाद जो है ना आपका, ये यहाँ पे आपका भारत में तो है ही है, ठीक है। भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन ही होगा, क्योंकि उपर्युक्त में से एक से अधिक भी दिया हुआ है, ठीक है। तो भारत में भी हैदराबाद है और पाकिस्तान में भी हैदराबाद है, ठीक है। हैदराबाद देखेंगे कि जो भारत में है वो तेलंगाना की राजधानी भी है ना। तो डिटेल्स देख लेते हैं। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। हैदराबाद पाकिस्तान में भी है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का दूसरा बड़ा शहर है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक जिला है। इस प्रकार उपरोक्त में से एक से अधिक विकल्प सही होने के कारण सही उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा? ई होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बाहर के लाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? सवाल है, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बाहर के लाती हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र, वृक्षाकार क्षेत्र, जल संभर या फिर अफवाह द्रोणी। ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा जल ग्रहण क्षेत्र, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। डिटेल्स दिया है, एक नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती हैं, उस क्षेत्र को जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाया जाने वाला क्षेत्र जल निकासी क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है ना। कांगेर घाटी के बारे में पूछा है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात या असम। तो ध्यान रखिएगा, कांगेर जो राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कहता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस पार्क का नाम कांगेर नदी से लिया गया है। कांगेर घाटी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1982 में दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और देख सकते हैं ये बीपीएससी ऑडिटर के एग्जाम में 2019 में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 61 नंबर सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? सवाल है, निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार कहाँ देखने को मिलेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर भारत में। तो ध्यान रखिएगा, कोयले का सबसे बड़ा जो संचित भंडार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। बाकी फैक्ट को भी देख लेते हैं।
कि कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। इसके बाद जो नंबर आता है वो रूस का, फिर ऑस्ट्रेलिया का, फिर चीन का, फिर भारत का। तो देख सकते हैं कोयला का जो संचित भंडार है ना, तो उसमें से भारत देखेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें नंबर पर है के पास कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार है। ध्यान हो कि विश्व स्तर पर कोयले के संचित भंडार में भारत का जो स्थान है वो 5वां स्थान है। कोयले के शीर्ष उत्पादक देशों में क्रमशः चीन सबसे आगे है, भारत दूसरे नंबर पर है, इंडोनेशिया है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, सवाल बस थोड़ा सा चेंजेज है, पूछा जा सकता है बदल करके। सबसे अगर ज़्यादा पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा संचित भंडार किस देश में है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो चीन करता है, फिर उसके बाद भारत करता है। उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि भंडार के मालूम देखा जाए तो भारत 5वें स्थान पर है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, डी मतलब चीन। ठीक है ना, वर्ष 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक चीन था। इसके बाद क्रमशः भारत का नंबर आता है, फिर रूस, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा। इस बार देखेंगे वर्ष 2021 में चीन गेहूं के उत्पादन में शीर्ष पर था। इसके बाद क्रमशः भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस का स्थान था। ध्यान हो कि 2021 में गेहूं के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? सवाल है, निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, जर्मनी। तो ध्यान से देखेंगे तो आंसर आपको मिलेगा चीन। ठीक है, चीन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन है। बात करें मैं थोड़ा सा डिटेल्स के बारे में, तो विश्व स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे बड़े उत्पादकों की श्रेणी में शीर्ष पर चीन है, जबकि इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का नंबर आता है, जापान का इसके बाद स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, एंडीज, रॉकीज, आल्प्स। हमने कई वीडियो में बता रखा है। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा? कई वीडियो में हमने बताया है, इसका आंसर क्या होगा? एंडीज। एंडीज देखेंगे, एंडीज जो पर्वत है ना, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल्स देखा जा सकता है कि एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख व विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई लगभग कितना है? 7,000 से लेकर के 9,000 किलोमीटर मान सकते हैं आप। विभिन्न प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त होती हैं। रॉकीज पर्वत जो रॉकी माउंटेन है, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है। ध्यान रखिएगा, वलित पर्वत है ये। इसकी लंबाई लगभग 4,800 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 2,500 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखेंगे इस तरीके से जो फैला हुआ है ना, जम्मू कश्मीर से लेकर के इधर अरुणाचल प्रदेश तक, तो वो 2,500 किलोमीटर के लेंथ है इसका। लेकिन देखेंगे कि जो आपका एंडीज है वो 7,000 से लगभग 9,000 किलोमीटर तक से लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है, हाँ, ऊंचाई के बारे में बात होगा तो हिमालय फिर आगे हो जाएगा नंबर 1 पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती हैं? कोकोस प्लेट जो है वो किनके मध्य पाई जाती हैं? मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, या फिर दक्षिण अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, या फिर लाल सागर तथा फारस की खाड़ी, या डी ऑप्शन में है कि एशियाई प्लेट तथा प्रशांत प्लेट। उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो पता चलेगा कि ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। ठीक है, कोकोस प्लेट जो है वो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती हैं, अर्थात ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? ग्रेट लैक्स प्रदेश से, अलाबामा प्रदेश से, कैलिफोर्निया प्रदेश से, या फिर पीटर्सबर्ग प्रदेश से? तो ध्यान दीजिएगा, रस्ट बाउल है क्या? ये लौह उत्पादन करने वाले एक आर्थिक क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा यहाँ पे
उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रस्ट बॉल या रस्ट बॉल्स देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है ना, आपका ई देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि दिए गए ऑप्शन में कोई भी सही नहीं है। ए बी सी डी में कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे डिटेल्स देख लेते हैं। रस्ट बॉल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनॉयस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल किया जाता है। इसमें ग्रेट लैक्स प्रदेश, पीटर्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल है। अतः एक से अधिक विकल्प सही है, अर्थात कह सकते हैं इसमें सभी शामिल है। ठीक है ना, ये सभी शामिल है इसमें, अर्थात ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक से अधिक, यहाँ पे देखेंगे ग्रेट लैक्स भी शामिल है इसमें, पीटर्सबर्ग भी शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है एक से अधिक विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है, ये बताना है कौन है। अगुल्हास धारा, बेंगोला धारा, हम्बोल्ट धारा या फिर क्योरोसियो धारा। तो ध्यान दीजिएगा, नामीबिया जो है ये एक बेंगोला धारा में बहने वाली ठंडी जलधारा है। ठीक है, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा बेंगोला धारा। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है, बेंगोला धारा है, अर्थात बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डिटेल्स देख सकते हैं। नामीबिया के तट के साथ बेंगोला ठंडी जलधारा बहती हैं। बेंगोला धारा के अच्छे प्रभाव के कारण कालाहारी मरुस्थल के पश्चिमी तट का मौसम साल भर ठंडा तथा सुहावना रहता है। यह जलधारा महासागर में उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है, ब्राज़ील के पठार के पास मैदानों को कहते हैं। ब्राज़ील के पठार के पास के मैदानों को क्या कहते हैं, पंपास, कंपोस, वेल्स या डॉन्स। सही आंसर होगा यहाँ पे कंपोस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील के पठार के पास के मैदान को क्या कहते हैं, कंपोस कहते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ पे। डिटेल्स दिया है, ब्राज़ील के पठार के पास उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कंपोज पाए जाते हैं। पंपास शीतोष्ण घास के मैदान हैं, ध्यान रखिएगा, ये शीतोष्ण घास के मैदान के उदाहरण हैं जिनका विस्तार अर्जेंटीना में है। डॉन्स शीतोष्ण घास के मैदान है और यह स्टेडियम देखने को मिलेगा, जबकि वेल्ड जो घास है आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किलिमंजारो है एक, क्या है किलिमंजारो, आग्नेयगिरी, द्वीप है, श्रृंग है या नदी है। तो सब सभी को पता होगा क्या है, किलिमंजारो एक आग्नेयगिरी है, वोल्केनो है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स में देख लेते हैं। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। किलिमंजारो के 3 मुख्य शंखाओं में से माउंट किबो की सर्वोच्च शिखर ओहरू चोटी का पहले नाम कैसर विल्हेम स्पिट्ज था। यह एक आग्नेयगिरी या फिर कह सकते हैं ज्वालामुखीय पर्वत है। ठीक है, किलिमंजारो जो है वो क्या है, एक ज्वालामुखीय पर्वत है, इसी को आग्नेयगिरी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गोबी का मरुस्थल कहाँ है, ये चीन में है, पश्चिम अफ्रीका में, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में या फिर दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, कॉमन सा क्वेश्चन है, कहाँ पे है, चीन में है। ठीक है, गोबी मरुस्थल कहाँ है, चीन में स्थित है। ठीक है, गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जोहान्सबर्ग विख्यात है। जोहान्सबर्ग जो है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, विख्यात है, किसके लिए विख्यात है, स्वर्ण खनन के हेतु, टीन खनन हेतु, अभ्रक खनन हेतु या फिर लॉ एस्क खनन हेतु। याद रखना है, स्वर्ण खनन हेतु, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। बात करें यहाँ पे, यहाँ सोना और हीरा खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गौटेंग प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी भी है और यह सोना और हीरा खनन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो दिए गए ऑप्शन में देखेंगे तो स्वर्ण खनन हेतु वहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। बेल्जियम, हंगरी,
रोमानिया, यूक्रेन, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। एक ही ऑप्शन में दोनों दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका अस्थल देश है एक इसमें से हंगरी देखने को मिलेगा, ठीक है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। हंगरी एक अस्थल देश है। डिटेल्स देख लेते हैं। हंगरी अस्थल देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से तथा रोमानिया तथा यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहें तो रखें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। इजराइल की जो उभयनिष्ठ सीमाएं हैं किसके किनके साथ लगती हैं आपको बताना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इजराइल की सीमा लगता है, एक तो लेबनान से लगता है, दूसरा सीरिया से लगता है, तीसरा जॉर्डन से लगता है तथा मिस्र के साथ भी लगता है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। डिटेल्स देख लेते हैं। कहता है इजराइल पश्चिम एशिया में मध्य पूर्व का भूमध्य सागर तटीय देश है, ठीक है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तरी पूर्वी सीमा सीरिया से और पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिम सीमा मिस्र से लगी हुई हैं। अतः विकल्प देखें तो ये सही उत्तर होगा। इजराइल विवादित क्षेत्र गाजा पट्टी एवं वेस्ट बैंक के साथ भी सीमा साझा करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इजराइल विवादित सीमा गाजा पट्टी एवं वेस्ट बैंक के साथ भी सीमा अपना साझा करता है। नेक्स्ट है संसार की छत किसे कहते हैं। तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। क्या होगा सही आंसर? पामीर, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। पामीर के पठार को विश्व की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। कभी कभी तिब्बत के पठार हेतु भी संसार की छत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तिब्बत का पठार अगर पामीर का ऑप्शन ना दिया हो और अगर ये तिब्बत का पठार दिया है तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा, भारत। सही आंसर होगा यहाँ पे श्रीलंका, ठीक है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? श्रीलंका है, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। श्रीलंका विषुवत रेखा के उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है, द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशियन। ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर का मोती भी श्रीलंका को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना ढका है? 1/4, आधा, 2/3 या फिर 3/5। तो कॉमन सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 2/3, ठीक है। ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है इसमें। 71% जल है, बाकी 69% देखेंगे तो स्थल है, लैंड एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, कौन सा है? समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, क्या है? उत्तरी ध्रुव है, मकर रेखा है, कर्क रेखा या भूमध्य रेखा है? सही आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, ठीक है। क्या हो जाएगा सही आंसर? उत्तरी ध्रुव इसका सही आंसर होगा, ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। डिटेल्स देख लेते हैं। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर का तल 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से लगभग 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या देखा जाए कितना है? 6356 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 78 नंबर सवाल, थोड़ा सा लंबा दिया है, देखते हैं क्या है। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है कहाँ, ये बताना है आपको, ठीक है। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही है, मध्य और महासागरीय कटक। इसका डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग, क्या दिया है।
उपर्युक्त विशेषताएं मध्य महासागरीय कटक से संबंधित है। मध्य महासागरीय कटक ग्लोब के चारों ओर 40,390 मील या कह सकते हैं 65,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में फैला है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक संलक्षण है। अतः निकटतम जो उत्तर है वो है डी ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक खाड़ी में एक नदी है, एक महासागरीय धारा है, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है, एक धारातलीय धारा है। सही आंसर होगा यहाँ पे आपका एक महासागरीय धारा है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। फ्लोरिडा की धारा जब एक एंटिलिस धारा का जब समाविष्ट कर हेट्रॉस अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह गर्म जलधारा है जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रैंड कैनियन क्या है? सवाल है ग्रैंड कैनियन है एक खड्ड है, एक बड़ा तोप है, एक नदी है या फिर एक पुराना तोप है? ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका एक खड्ड है। ठीक है, एक जॉर्ज है, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। ग्रैंड कैनियन क्या है? एक खड्ड है। नेक्स्ट है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांटीसी कियांग द्वारा या फिर हांग हो द्वारा? सही आंसर होगा यहाँ पे ये ऑप्शन। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा द्वारा। नेक्स्ट है फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ पे है ये? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या फिर अरब सागर में? सही आंसर होगा प्रशांत महासागर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है, बी ऑप्शन सही होगा। डिटेल्स देख लेते हैं। रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह वानुआतु के पूर्व, टोंगा के पश्चिम तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वानुआतु क्या है? टोंगा, और ये तुवालू से देश का नाम है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्वेज नहर जुड़ती हैं। तो हमने कहा था ना कि स्वेज नहर को भूल जाओ। ठीक है, तो भू से भूमध्य सागर और ला से लाल सागर, अर्थात यहाँ पे जो सही आंसर दिख रहा है वो कौन सा आंसर दिख रहा है? यही ऑप्शन सही दिख रहा है। ठीक है, डिटेल्स पढ़ लेते हैं हम लोग। स्वेज नहर मिस्र के स्वेज स्थल डमरू मध्य में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। 1869 ईस्वी में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी तथा वर्ष 2015 में इसकी लंबाई कुल लंबाई जो है वो 193.3 किलोमीटर है थी। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 ईस्वी में इन जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। इसके दक्षिण सिरे पर स्वेज नहर में तेवफिक बंदरगाह, स्वेज बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई, क्योंकि इसके बनने से पूर्व यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाले जहाज़ों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना होता था। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, ये ध्यान रखिएगा। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। नेक्स्ट है पनामा नहर जोड़ती हैं। पनामा नहर जोड़ती हैं, किसको जोड़ती हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पनामा नहर जोड़ती हैं प्रशांत महासागर और अंध महासागर को। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। डिटेल्स देख लेते हैं। पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य के को काट कर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती हैं। ठीक है, अटलांटिक महासागर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंध महासागर। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती हैं। इस नहर को बनाए जाने से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को व पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क जाने के लिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाकर कुल
22,500 किलोमीटर की दूरी पर तय करनी पड़ती थी, किंतु नहर के बन जाने से दोनों के मध्य लगभग आधी से भी कम दूरी अर्थात लगभग 9,500 किलोमीटर कम रह गई। ठीक है, वर्तमान में इस नहर पर पनामा देश का अधिकार है। ठीक है, पनामा एक देश है, उसका अधिकार है इस नहर पर। ठीक है, नेक्स्ट है मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। सवाल है, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। हिंद महासागर से चीन सागर तक, लाल सागर से भूमध्य सागर तक, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक, या फिर भूमध्य सागर से काला सागर तक। तो ध्यान रखना है आपको कि मलक्का का जल संयोजक है, यानी कि जो मलक्का जो जल संयोजन है जो जोड़ता है वो हिंद महासागर से चीन सागर जाने तक का रास्ता देता है, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हिंद महासागर से चीन सागर तक, ये ऑप्शन सही होगा। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की जो सुविधाएं हैं वो है हिंद महासागर से चीन सागर तक। नेक्स्ट है सुंडा ट्रेंच। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? सुंडा ट्रेंच जो है वो किस द्वीप के समानांतर स्थित है, ये आपको बताना है। जावा, मालदीव, सुमात्रा या फिर मॉरिशस। तो ध्यान रखना है यहाँ पे सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित है और इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीप के समानांतर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जावा भी होगा, ठीक है, जावा भी होगा और सुमात्रा भी होगा, अर्थात यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये वाला आंसर सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे जावा और ये सुमात्रा ये दोनों के देखेंगे समानांतर है, तो अर्थात यहाँ पे ई ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ओजोन परत बताती हैं। ओजोन परत बताती हैं, क्या बताती हैं? अंटार्कटिक की वायुमंडलीय स्थिति, शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज, पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 15 किलोमीटर नीचे की परत, या फिर पृथ्वी की सतह से 15-20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत बताती है ओजोन परत। डिटेल्स देख लेते हैं क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती हैं। यद्यपि ओजोन की उपस्थिति 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक भी हो सकती है। परत के रूप में ओजोन अधिकांश 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर ही होती हैं। यह परत मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक होती हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनिक विकिरण का अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। इन किरणों से त्वचा कैंसर का खतरा होता है। ठीक है, यहाँ से कई सवाल बन सकते हैं, इसको देखिएगा आराम अच्छे से। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, सवाल क्या है? पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 10 से 20 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवन पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। तो ध्यान रखिएगा ये सभी जो चलती हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिए गरजने वाली जो चालीसा है, क्रुद्ध पचासा है, चीखने वाली साठा है, ये सभी पवन के नाम है और ये सभी देखेंगे कि ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 90 नंबर क्वेश्चन है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यहाँ स्थित है। काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी भी है का जो समय हो ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यहाँ स्थित है। ये 30 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 28 डिग्री पूर्व देशांतर पर या फिर 28 डिग्री पश्चिम देशांतर पर। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पर ध्यान रखें आप कि 2 घंटा आगे है, तो जाहिर सी बात है ये पूरब में होगा ना कि पश्चिम में। ठीक है, बात समझ में आई? अगर कह रहा है कि आगे है, ठीक है ना, ये बोल रहा है कि 2 घंटा आगे है, और आप जब आगे होंगे तो जाहिर सी बात है हम पूर्व में होंगे, पश्चिम में तो कभी नहीं होंगे। ठीक है, अगर पीछे होते 2 घंटा तो पश्चिम देशांतर की बात होता। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ क्या मिल रहा है?
एक या तो सी ऑप्शन हो सकता है या तो फिर बी ऑप्शन हो सकता है। 2 घंटा के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एक डिग्री में कितना मिनट, 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री कवर करने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि टोटल कितना है, 2 घंटा है। तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा, 120 मिनट। 120 मिनट, 120 मिनट मतलब कि इसे कहते हम 4 से डिवाइड करते तो 4 तिया 12 यानी कि 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। क्यों आया बी ऑप्शन समझ में आया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक डिग्री मूव करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो 30 डिग्री मूव करने में कितना समय लग जाएगा, 30 चौके 120, 120 मतलब 2 घंटा। 2 घंटा हम आगे हैं, कहाँ से, ग्रीनविच से। आइएगा जो पीछे का था, ग्रीनविच से पीछे का था 2 घंटा, तो हम लोग चले जाते ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी सही होगा, ठीक है। बाकी डिटेल्स देखा जा सकता है, अब देख लेंगे इसको, बाकी उन्हें समझा दिया है। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, ठीक है। हम लोग कहाँ रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, गर्मी के मौसम में, ठीक है। तो ठीक इसका विपरीत सोचिए कि दक्षिण गोलार्ध में जिस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है। जस्ट हमें अपोजिट समझना है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में अगर जिस दिन जब बड़ा दिन होगा, ठीक है, बड़ा होगा, तो ठीक उसी का उल्टा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। और उत्तरी गोलार्ध में जिस दिन बड़ा होगा उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नहीं, इस तरह से समझ सकते हैं वो उल्टा करके। चलिए काम कीजिए, छोड़िए, हमने जो कहा उसको भूल जाइए, आप ये याद रखिए। यहाँ से देखते हैं, फिर से समझाते हैं आपको। देखिए दक्षिण गोलार्ध के बारे में बात हो रहा है ना, दक्षिणी गोलार्ध में बोल रहा है सबसे बड़ा दिन, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में बताइए सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा। तो हम लोग आ जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। हम लोग आते हैं उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में अब आप ये सोचिए कि सबसे छोटा दिन कब होता होगा, ठीक है। ये बताइए उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा। क्या 22 जून को होगा, नहीं। 21 मार्च को होगा, नहीं। क्या 22 सितंबर के होगा, नहीं। सबसे ठंड के मौसम में देखते होंगे कि सबसे छोटा दिन होता है, अर्थात 22 दिसंबर। तो ठीक 22 दिसंबर को ही दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। यही चीज़ अगर दे रहा था दक्षिण गोलार्ध में, बताइए कि सबसे छोटा दिन कब होता है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो बस आपको क्या करना है, उत्तरी गोलार्ध में देखना है कि सबसे बड़ा दिन कब होता है। जब बड़ा दिन होगा वही उसका उल्टा दक्षिण गोलार्ध में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, डिटेल्स देख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत आयनात अर्थात 21-22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ग्रीष्म आयनात समर जो सोलिस्टिस जो बोलते हैं इसको, के समय उत्तरी गोलार्ध में 20 या 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत 20-21 जून को दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और 21 या 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। ये याद रखना है, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, महाद्वीप अलग कैसे हुए। ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनिका क्रिया से, या फिर चट्टानों के विलयन और भ्रंशन से। सही आंसर होगा यहाँ पे विवर्तनिका या फिर विवर्तनिक क्रिया से, ठीक है। अर्थात बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ठीक है। डिटेल्स देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 93 नंबर, 93 नंबर यहाँ पे है। वलन क्रिया किसका परिणाम है। वलन क्रिया किसका परिणाम है। महादेश जनक बल का, भूविक्षेपीय या फिर कोरियोलिस बल का, या फिर पर्वत निर्माणकारी बल का, या फिर बहिर्जात बल का। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे पर्वत निर्माणकारी बल का ये परिणाम है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, ठीक है। वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो ये पर्वत निर्माणकारी बल का उदाहरण परिणाम है ये। डिटेल्स देख लेते हैं। पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल भी आता है। इसके तहत 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं,
संपीड़न बल व तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं। ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? अभिनति। इसी मोड़ को वलन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं। ऊपर उठे भाग को अपनति कहते हैं, जबकि नीचे जो धंस जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिनति कहते हैं। और इसी मोड़ को हम लोग वलन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वलन। नेक्स्ट है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। सवाल है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, क्या है ये यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला? कौन है? आल्प्स है, हिमालय है, एंडीज है, रॉकी है। देखिए, हिमालय तो होगा नहीं, एंडीज भी होगा नहीं। ठीक है, दो ऑप्शंस बचे रहे हमारे पास, आल्प्स और रॉकी। अब इसी में हम लोग तुक्का लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आपको, यूरोप की जो एक पर्वत श्रृंखला है वो है आल्प्स। ठीक है, कौन सा है? आल्प्स है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सा है? आल्प्स है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। डिटेल्स देख लेते हैं। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? मॉन्ट ब्लैंक, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आल्प्स पर्वत का सबसे जो चोटी है वो है मॉन्ट ब्लैंक, जिसकी ऊंचाई लगभग कितना है? 4810 मीटर। आल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, या फिर वलित पर्वत का उदाहरण है, ये भी आप बता कह सकते हैं। नेक्स्ट है टकला मकान। ठीक है, मरुस्थल स्थित है, कहाँ पे है ये? टकला मकान जो मरुस्थल है ये कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, ये है चीन में। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, मिस्र में या फिर उत्तर अफ्रीका में? ध्यान रखिएगा, ये आपका ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ये भी ध्यान रखिएगा, यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। ठीक है, कौन सा? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। नेक्स्ट है 97 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश के मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं लगती है? लेबनान का, जॉर्डन का, इजराइल का, फिलिस्तीन का? उपयुक्त में से एक अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? देखिए, इस तरह के सवालों का जवाब देने के लिए आपको मैप का कमांड होना चाहिए। अगर यदि आपको मैप पर कमांड है, मैप अच्छे तरीके से आपके दिमाग में फिट बैठा है, तो आप इन सब सवालों का आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगर फिट नहीं बैठा है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, आपको फिर रट्टा विधि वाला जो होता है ना वो याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका लेबनान। ठीक है, लेबनान जो है वो देखेंगे कि अमृत सागर के साथ इसका भूमि नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। दिए गए विकल्पों में लेबनान की मृत सागर के साथ तो भूमि सीमा नहीं है। मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, इजराइल, वेस्ट बैंक क्षेत्र में है। फिलिस्तीन सरकार के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक क्षेत्र में फिलिस्तीन का अधिकांश क्षेत्र समाहित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है 98 नंबर, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? प्रेरी, पम्पास, वेल्ड, स्टेपीज? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर अमेरिका का पूछता तो प्रेरी होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दक्षिण अमेरिका का पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पम्पास। अर्जेंटीना का भी पूछेगा तो ये पम्पास आप टिक करेंगे। ठीक है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, वेल्ड आपका आपको देखेंगे तो वेल्ड जो है आपका दक्षिण अफ्रीका का है। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में पम्पास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना में है। ठीक है, उरुग्वे में है, ब्राज़ील के दक्षिणी भागों में भी है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदान में स्टेपीज जो है ये यूरेशिया में है। ठीक है, और प्रेरी हमने बताया ना कि ये उत्तरी अमेरिका में, जबकि डॉन्स अगर ये पूछा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, और वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का है, सिडनी नहीं है, रियाद है, वेलिंगटन भी है।
ठीक है। यहाँ पे सिडनी देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, ना कि ये राजधानी है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। उपर्युक्त विकल्पों में सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर भी है। ठीक है, जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की तथा रियाद जो है वो सऊदी अरब की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट है 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो आपको ध्यान रखना है, जब मैप पर देखेंगे ध्यान से तो आप पाएंगे कि हिंद महासागर में 90 ईस्ट रीज है और स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। सवाल है रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है, तो सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। सवाल है अड्डू परवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अड्डू परवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, भारतीय महासागर या फिर पैसिफिक महासागर यानी कि प्रशांत महासागर। सही आंसर होगा यहाँ पे भारतीय महासागर यानी कि इंडियन ओशियन। ठीक है, अर्थात यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है। ठीक है, मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका में है, सकाई मलेशिया में है, बेडुइन अरबी प्रायद्वीपीय में है, किर्गिज मध्य एशिया में। यहाँ बताना है कौन सा बेमेल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पे ई ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, क्यों होगा ये ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक सही है। ठीक है, देख लेते हैं डिटेल्स। मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका के केनिया, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेश में रहते हैं। सकाई जो है मलय प्रायद्वीप यानी कि मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। किर्गिज यानी कि जिसे किर्गिज भी कह सकते हैं, मध्य एशिया में पाए जाते हैं। बेडोइन या बद्ध जनजाति अरब प्रायद्वीप एवं अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ई ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, रूर घाटी, लॉरेन बेसिन, सार बेसिन, आचेन बेसिन। सही आंसर होगा लॉरेन बेसिन। ठीक है, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि लॉरेन बेसिन जो है ये आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये फ्रांस में कोयला क्षेत्र है। ठीक है, बाकी रूर घाटी, सार बेसिन, अजेन बेसिन ये सभी जर्मनी का कोयला क्षेत्र है। ठीक है, लॉरेन कहाँ है, ये फ्रांस का है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सागरीय। सवाल है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है नदियाँ, भूमि, पवन, ज्वालामुखी से निक्षिप्त राख। सही आंसर होगा यहाँ पे भूमि। ठीक है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, तो भूमि इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियाँ लवणता को सागर तक पहुँचाने वाले कारकों में प्रमुख हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है। सवाल है अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अरब सागर का जो औसतन खारापन है वो 35 पीपीटी है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। हिंद महासागर में 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35.14% लवणता पाई जाती हैं, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर 30% हो जाती हैं। वहीं अरब सागर में 36% लवणता पाई जाती हैं, अतः निकटतम जो विकल्प है वो बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित सागरों में किस में औसत लवणता सर्वाधिक है, काला सागर, पीला सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर। औसतन बताना है कि सर्वाधिक जो लवणता है वो किस में है। तो ध्यान रखिएगा
जो सही आंसर इसमें मृत सागर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में मृत सागर में सर्वाधिक लवणता यानी कि 238% पाई जाती है। तुर्की के वान झील, ये ध्यान रखिएगा, वान झील में 330% लवणता तथा ग्रेट सॉल्ट लेक में जो यूएसए में है यहाँ पे 220% लवणता पाई जाती है। यानी सर्वाधिक पूछा जाए तो ये जो वान झील है ना टर्की में, तो वहाँ वो झील में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा लवणता है, 330% पाए जाते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है सरगैसो सागर। सवाल क्या है, सरगैसो सागर एक हिस्सा है किसका, हिंद महासागर का, आर्कटिक महासागर का, उत्तरी अटलांटिक महासागर का, या फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर का। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है ये, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सरगैसम नामक की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सरगैसो सागर पड़ा है। ठीक है, और एक ये ऐसा सागर है सरगैसो सागर जो किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, एकमात्र एक ऐसा सागर है ये जो किसी भी देश के साथ अपना बाउंड्री सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो याद रखना है अमेजन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनसे होकर ये नदियाँ बह रही हैं और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही यूज़र का चयन कीजिए। ठीक है, तो कूट यहाँ पे 10 यहाँ से दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें थोड़ा सा आगे पीछे दिया है, तो लोग आंसर ही देख लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है याद रख लेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे कि रॉटरडैम, ये कहाँ पे देखेंगे, ये शहर देखेंगे कहाँ पे है, ये संबंधित शहर कौन सा है, राइन है। जबकि पेरिस सीन है, सीन नदी जो है उसके किनारे पेरिस स्थित है। बुडापेस्ट डेन्यू नदी के किनारे स्थित है, जबकि वॉशिंगटन देखेंगे कि पोटामैक नदी के किनारे अवस्थित है। ये आपको याद रखना है। तो सही मैच यहाँ पे यही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब बाकी हम लोग तो ये सीखना है कि रॉटरडैम जो है शहर है वो किस नदी किनारे है, पेरिस कहाँ है। ठीक है, तो देख लेंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती हैं, बाब अल मंदेव, हरमुज, मलक्का, बोस्फोरस। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाब अल मलदेव। ठीक है, बाब अल मंदेव अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर, अरब की खाड़ी और लाल सागर को बाब अल मंदेव जल संधि जोड़ती है। अन्य विकल्पों का विवरण देख लेते हैं। जैसे कि हार्मुज जल संधि यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, जबकि बोस्फोरस जल संधि जो है वो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, जबकि मलक्का जल संधि है वो अंडमान सागर और दक्षिणी सिंध सागर को जोड़ती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हार्मुज जल संधि किसको जोड़ रही है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, जबकि बोस्फोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ रही है, जबकि मलक्का जल संधि जो है वो आपको अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ रही हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है बताना यहाँ पे कौन सा सुमेलित, अच्छा सुमेलित करना है हम लोग को। ठीक है, अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक सूखा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मैच कर लेते हैं। अत्यधिक वर्षा कहाँ देखने को मिलेगा, चेरापूंजी में। अब तो ये बदल गया, वैसे चेरापूंजी में नहीं होगा, मानेसराम होगा, है ना, जो कि दोनों तो वैसे मेघालय में ही हैं। ठीक है, बात करें हम यहाँ पे अत्यधिक जो गर्म है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये बताना है आपको। अत्यधिक गर्म आपको देखने को मिलेगा सहारा में। ठीक है, बात करें हम अत्यधिक ठंडा तो ये अंटार्कटिका में होगा। ठीक है, यहाँ तो धूप निकलती ही नहीं है। ठीक है, और बात करें हम अत्यधिक सूखा तो ये चिली में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैच कर लेते हैं अब हम लोग, क्या है आया आंसर, ए का 4, ए का 4 से बी ऑप्शन में दिख रहा है ना। ठीक है, बी में ही दिख रहा है। बाकी अत्यधिक ठंडा बी ऑप्शन, बी का जो है, नहीं बी ए का 3 है ना, अत्यधिक गर्म, हाँ ठीक है, ये अत्यधिक गर्म ए का 4 ही है। ठीक है, और अत्यधिक ठंडा बात करें हम तो अंटार्कटिका यानी कि बी का 3, बी का 3, हाँ ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका
किस मिट्टी में केशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं? चिकनी मिट्टी में, पाँचू मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, फिर लोम मिट्टी में? तो ध्यान रखना है आपको, चिकनी मिट्टी जो होती है ना, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। केशिका क्रिया चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होती हैं, जबकि बलुई मिट्टी में यह न्यूनतम होती हैं, याद रखना है। यानी कि जो पानी धारण का, जल धारण करने की जो क्षमता होती है, सबसे ज़्यादा चिकनी मिट्टी में देखने को मिलेगा, सबसे कम बलुई मिट्टी में। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ठीक है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो भंडार के मामले में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ था? संयुक्त राज्य अमेरिका के पास था। ठीक है, लेकिन देखा जाए उत्पादन में तो चीन सबसे आगे था और भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, चीन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती हैं? कोयला खनन, तांबा खनन, सोना खनन या फिर वानिकी? सही आंसर हो जाएगा सोना खनन। ठीक है, कुलगार्डी में देखेंगे कि सोना खनन का क्रिया संपन्न होती है, सी ऑप्शन सही है। बात करें ये कहाँ पे है, तो ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुलगार्डी सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह पर्यटकों के बीच माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में सोने की खोज 1892 में की गई थी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ? 2019 के अकॉर्डिंग बताना है कि किस देश में अधिक सोने का उत्पादन हुआ था। रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका? ध्यान रखना है आपको, सबसे ज़्यादा हुआ था संयुक्त राज्य चीन में। ठीक है, चीन में हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डिटेल्स दिया हुआ देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 एवं वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन 2015-19 के वर्ष 2019 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बात करें तो विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन चीन में हुआ। चीन में 380 टन, ऑस्ट्रेलिया में 326 टन, रूस में 305 टन और संयुक्त राज्य अमेरिका में 200 टन सोने का उत्पादन हुआ। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में भी चीन सोने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर था। इसी अवधि में चीन में 365 टन, ऑस्ट्रेलिया में 327 टन और रूस में 308 टन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में 190 टन सोने का उत्पादन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताना है। फ्रांस, भारत, यूएसए, इटली? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भारत सबसे आगे है एल्युमिनियम के उत्पादन में। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे डिटेल्स देख लेते हैं। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2017 से 21 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में एल्युमिनियम प्राथमिक उत्पादन करने वाले विश्व के 5 शीर्ष देश इस प्रकार हैं। पहले नंबर पर चीन है, फिर दूसरे नंबर पर रूस है, फिर भारत है, फिर कनाडा है, फिर यूएई है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कि ये 2015 का सवाल है। ठीक है, तो 2015 का सवाल है तो दिए गए ऑप्शन उसमें भारत इसका सही आंसर था। ठीक है, लेकिन देखेंगे फिर फिलहाल में प्रेजेंट 2021 का जो रिपोर्ट है ना 2021 में, तो यहाँ पे एल्युमिनियम का जो उत्पादन करने वाले विश्व के 5 जो शीर्ष देश हैं वो पहले नंबर पर चीन आता है यहाँ पे। ठीक है, भारत चला गया तीसरे नंबर पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, तेल के कोख सबसे ज़्यादा किस देश में है? तेल के कोष है ना, यानी तेल का कोष मतलब क्या? तेल का जो भंडार सबसे ज़्यादा किस देश में है? अमेरिका में, चीन में, रूस में या वेनेजुला में? तो सही आंसर होगा वेनेजुला में। ठीक है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। डिटेल्स देख लेते हैं। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार वेनेजुला में सर्वाधिक क्रूड ऑयल का प्रमाणित भंडार यानी लगभग 48 बिलियन टन। कितना? 48 बिलियन टन है। वेनेजुला में विश्व का लगभग 19.464% कच्चे तेल का भंडार है, लगभग 20% आप मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कोयले का कोयले का कोयले का समान प्रकार है बिटुमिनस, अर्ध बिटुमिनी, एंथ्रासाइट या कोक? तो ध्यान रखिएगा, जो कोयले का समान प्रकार है वो है बिटुमिनस। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इसका एंथ्रासाइट भी होता है जो कि कोयले का सबसे अच्छा उत्तम प्रकार माना जाता है।
ठीक है, बट यहाँ पे जो सामान्य प्रकार है वो बिटुमिनस है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये कोयले का 4 प्रकार है। ठीक है, जिसमें से एंथ्रासाइट देखेंगे सबसे अच्छा कोयला, उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है, और पीट जो है वो सबसे निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसमें शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम शामिल होते हैं। ठीक है, विशुद्धता शामिल क्या क्या होते हैं ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में? शक्ति यानी कि पावर, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में ये सभी शामिल होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, बाकी जो भी सवाल बच रहे हैं इसमें उसको हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।